आज हम शुरू करने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम भाग। इस भाग में हम आज क्या क्या देखेंगे, देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है, यूएनओ के कार्य देखेंगे हम, फंक्शंस, क्या क्या कार्य हैं। कार्य के बाद हम यूएनओ की उपलब्धियां, अब इतने साल इसको हो गए हैं यूएनओ को स्थापित हुए, तो इसके कुछ अचीवमेंट्स भी रहे होंगे, तो यूएनओ की उपलब्धियां या इसी को हम महत्व भी कह सकते हैं, यूएनओ के महत्व को भी रेखांकित करते हैं उसकी उपलब्धियां जो है। इसके बाद से यूएनओ की कमियां हम देखेंगे या सीमाएं जिसको बोलते हैं। इसके पश्चात हम यूएनओ के जो समक्ष चुनौतियां हैं, जो उसके सामने चुनौतियां आ रही हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। यूएनओ के समक्ष चुनौतियों के पश्चात इन चुनौतियों से निपटने के लिए जो यूएनओ में सुधार है, सुधार की आवश्यकता, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यूएनओ में सुधार की आवश्यकता को देखने के पश्चात हम यूएनओ में भारत की भूमिका पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ ने अपनी भूमिका को निभाया है। तो देखें, हम आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं यूएनओ के कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य। तो देखें, जैसे हम सबसे पहले देख रहे हैं आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के कार्य या फंक्शंस। अगर हम यूएनओ के कार्य के बारे में चर्चा करें, यूएनओ के कार्य को अगर हम देखें, तो आप देखें कि यूएनओ का जो कार्य है उसको हम विभिन्न क्षेत्रों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे उसका जो सबसे पहला कार्य है, यूएनओ की स्थापना ही विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए की गई थी। तो विश्व शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में यूएनओ ने क्या क्या कार्य किए हैं, ये देखते हैं। इसके बाद से आर्थिक भूमिका उसकी क्या है, मतलब आर्थिक क्षेत्र में उसने क्या क्या काम किए, आर्थिक भूमिका देखेंगे। इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में उसने क्या क्या काम किए, तो उस यूएनओ की हम सामाजिक भूमिका देखेंगे कि समाज के लिए यूएनओ ने क्या क्या कार्य किया। सामाजिक भूमिका के बाद हम अगला देखेंगे कि मानव अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में भी यूएनओ ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इसके बाद से हम अगला इसमें देखेंगे, पांचवा, कि पर्यावरण के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुआ है। और छठवां हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूएनओ ने उपनिवेशवाद या औपनिवेशवाद जो है के समापन में किस प्रकार से भूमिका निभाई। औपनिवेशवाद मतलब जो दूसरे देश किसी देश पर शासन करते थे, अपने गुलाम बना कर रखते थे, इस परंपरा को औपनिवेशवाद कहते हैं। तो यूएनओ ने औपनिवेशवाद को भी खत्म करने में एक अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। तो ये महत्वपूर्ण यूएनओ के कार्य हैं। एग्जाम में आपको सीधे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के कार्यों को लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के कार्य अगर पूछे तो आपको ये 6 कार्य आपको लिखने चाहिए, ठीक है। पहला, विश्व शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में उसने कार्य किया है। दूसरा, उसकी आर्थिक भूमिका भी रही है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी काम किया है। सामाजिक भूमिका, समाज के लिए भी यूएनओ ने कार्य किया है। इसके बाद मानव अधिकार संरक्षण में भी यूएनओ ने अच्छा कार्य किया है। और पर्यावरण के क्षेत्र में यूएनओ कार्य कर ही रही है। साथ ही साथ औपनिवेशवाद को समाप्त करने और साम्राज्यवाद के विरोध में भी आपका यूएनओ ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें विश्व शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में अगर यूएनओ के कार्य हम देख रहे हैं, यदि हम सबसे पहले देखें विश्व शांति एवं सुरक्षा के
क्षेत्र में अगर यूएनओ के कार्य हम देखें तो आप देखें कि जो यूएनओ है इसने विश्व में शांति लाने का प्रयास किया, सुरक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया। कैसे? सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्व में शांति सेना भेजना, शांति सेना भेजकर, है ना, विश्व में शांति सेना भेजकर इसने अपने वैश्विक शांति के प्रति अपने दायित्वों को निभाया। इसके साथ साथ सैन्य टुकड़ियों की तैनाती कर, जहां पर भी युद्ध होते हैं या जहां जो भी युद्ध स्थल है या प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अगर चाहे तो अपनी सेना, मतलब सेना को भी क्या कर सकती है, भेज सकती है। तो शांति सेना भेजकर, सैन्य टुकड़ियों की तैनाती कर। महत्वपूर्ण बात यह है कि निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण को लागू कर, है ना, डिसआर्मामेंट ट्रीटी, बहुत सारे समझौते हुए निशस्त्रीकरण को लेकर के। तो निशस्त्रीकरण को विश्व में लागू करके भी बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने अपनी निभाई है। इसके साथ साथ निशस्त्रीकरण को लागू करने के साथ साथ अगर हम देखें कि जो परमाणु ऊर्जा है या जो परमाणु प्रौद्योगिकी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, परमाणु प्रौद्योगिकी या परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करना, ठीक है ना, शांतिपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करना, ये भी इसका शांति के क्षेत्र में इसके कार्य रहे हैं। इसी के तहत आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं IAEA की, ठीक है ना, IAEA, इसी के तहत जो है IAEA की स्थापना हुई है। इसी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति कार्यक्रम होते हैं इसी के अंतर्गत IAEA की स्थापना की गई है। IAEA को भी आपको 30 शब्दों में, 60 शब्दों में पूछ सकता है एग्जाम में, हम इसको बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो IAEA है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान या परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसकी स्थापना जो है आपका ये 29 जुलाई 1957 को हुई थी, 29 जुलाई 1957 को हुई। और इसके स्थापना की जो संकल्पना थी ये अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने प्रस्तुत किया था, आइजनहावर ने, ठीक है ना, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे आइजनहावर ने, उन्होंने 8 दिसंबर 1953 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाषण देते हुए ये कहा कि विश्व में अगर हमको शांति लाना है तो हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता होगी, एक ऐसे संस्था की आवश्यकता होगी जो परमाणु प्रौद्योगिकी को विश्व शांति के लिए प्रयोग, परमाणु प्रौद्योगिकी का विश्व शांति के लिए प्रयोग को सुनिश्चित करे। और इन्हीं की संकल्पना के आधार पर इन्होंने इसमें भाषण दिया 8 दिसंबर 1953 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में। इस भाषण में इन्होंने एटम्स फॉर पीस, मतलब जो परमाणु प्रौद्योगिकी उसका प्रयोग शांति के लिए हो, इस कोटेशन पर उन्होंने अपना भाषण दिया और यहीं से एक संकल्पना आई और IAEA की स्थापना जो है आपका 29 जुलाई 1957 को हुई थी। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है ये इसी के अंतर्गत कार्य करता है। याद रखेंगे कि जो IAEA है ये संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित संस्था है, अंतर्गत संस्था नहीं है, संबंधित संस्था है। आवश्यकता पड़ने पर यह अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को प्रस्तुत कर सकती है ना, आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करती है, लेकिन ये किसी प्रकार से अधीन संस्था नहीं है। तो ये आपका IAEA, इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति के क्षेत्र में अपने कार्य किए। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखें, अगर हम इसमें दूसरा महत्वपूर्ण चीज देखें तो इन्होंने, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी आर्थिक भूमिका भी निभाई है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी भूमिका निभाई है। तो कैसे? याद रखें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम,
के माध्यम से विकासशील देशों, जितने भी विकासशील देश हैं, विकासशील देशों के विकासशील देशों में विकास कार्यक्रमों को संचालित कर रही है। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो आर्थिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभा रही है। इसका दूसरा काम अगर हम देखें तो आर्थिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी ये काम कर रही है। कैसे काम करती है? तो जितने भी विकासशील देश हैं, मतलब जो स्वयं में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, ऐसे विकासशील देशों में विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए यूएनडीपी के माध्यम से जो है यूएनओ हमारी कार्य कर रही है। और किस प्रकार का क्या कार्य कर रही है? तो याद रखिए, इसी के अंतर्गत यूएनओ ने विकासशील देशों को वरीयता व्यापार, ठीक, विकासशील देशों को वरीयता व्यापार, प्रेफरेंशियल ट्रेड, वरीयता व्यापार की संकल्पना प्रस्तुत की है। ठीक है, मतलब विकासशील देशों को व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, विकासशील देशों को इसमें वरीयता दी जाएगी। जब भी किसी प्रकार के व्यापार करना होगा तो विकासशील देशों को उसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और विकासशील देश जिस प्रकार के व्यापार में सक्षम होंगे उन्हें उस प्रकार का व्यापार करने की छूट दी जाएगी। यही आपका वरीयता व्यापार है। तो आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद से अगर हम अगला देखें, सामाजिक भूमिका, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम देखें सामाजिक भूमिका, सामाजिक भूमिका कहने का मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन किस प्रकार से समाज के बेहतरी में अपना योगदान दे रही है, यह सामाजिक भूमिका के अंतर्गत आएगा। समाज के लिए क्या क्या कार्य कर रही है? तो जैसे आप वर्तमान में ही देख लें, जैसे WHO के माध्यम से संक्रामक बीमारियों एवं महामारियों के रोकथाम का प्रयास, WHO के माध्यम से संक्रामक बीमारियों और महामारियों के रोकथाम का प्रयास। इसके अलावा आप देखें तो यूनिसेफ, जो बच्चों के लिए है, यूनिसेफ के माध्यम से टीकाकरण, सबसे बड़ी सफलता पोलियो के लिए जो टीकाकरण की जो अवधारणा लाई गई, तो टीकाकरण की व्यवस्था, ये क्या है आपका सामाजिक। इसके अलावा यूएनओ ने 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए हैं। तो यूएनओ ने समाज का विकास करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सतत विकास करना, और सतत विकास के लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसमें गरीबी मुक्त करना, विश्व को, है ना, भूखमरी को समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना, भूखमरी को समाप्त करना, रोजगार को बढ़ाना, है ना, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास कहने का मतलब ये होता है कि विकास जो है अंतिम पायदान पर, अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना ही समावेशी विकास कहलाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपका यूएनओ ने अपने लक्ष्य के अंतर्गत रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत रखा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूएनओ जो है समाज के लिए भी कार्य कर रहा है, अपनी सामाजिक भूमिकाओं का भी उत्तरदायित्व, भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है। तो ये आपका सामाजिक हो गया। इसके बाद से अगर हम अगला देखें, चौथा चीज देखिए, मानव अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का संरक्षण। तो हम जान रहे हैं कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को
अपनी अनुमति दी। मैं आपको बता दूं कि जो मानव अधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, तो मानव अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का है। इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और इस मानव अधिकार परिषद ने सबसे पहले यह तय करना, भाई मानव अधिकारों का संरक्षण तो तब किया जा सकता है जब मानव अधिकार कौन कौन से हैं यह पता हो। इस प्रकार से इस मानव अधिकार परिषद ने सबसे पहले मानव अधिकारों की एक सूची बनाई कि इन इन अधिकारों को हम मानव अधिकार कहेंगे। इन मानव अधिकारों की विस्तृत सूची को ही मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कहा जाता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। इस मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने स्वीकार कर लिया। और इस तरीके से जैसे इसको स्वीकार किया गया, यानी अब यह स्पष्ट हो गया कि मानव अधिकार क्या होंगे, और इन्हीं मानव अधिकार के जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र हैं, इसी से हमें पता चलता है कौन कौन से मानव अधिकार होंगे। और यही कारण है कि हम 10 दिसंबर को आपका मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी मनाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से मानव अधिकारों के संरक्षण में यूएनओ ने अपनी भूमिका बनाई, अलग से मानव अधिकार परिषद की स्थापना करके, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र घोषित करके। ये जो आपका मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति यूएनओ की भूमिका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पर्यावरण के प्रति तो आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, पर्यावरण निम्नीकरण या अवनयन बोले, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण निम्नीकरण को भी गंभीरता से लिया है। देखिए, है ना, पर्यावरण निम्नीकरण को भी गंभीरता से लिया। और पर्यावरण निम्नीकरण को गंभीरता से लेकर के ही इसके बाद से 1992 से आपका पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे, और सभी विश्व के देशों को, है ना, विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट करने का प्रयास किया है। तो ये आपका पर्यावरण के क्षेत्र में भी इनके काम है। इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम किया है। इसके अलावा अगर हम छठवां कार्य इसका देखें, छठवां काम औपनिवेशवाद या उपनिवेशवाद जो है का समापन। यहां औपनिवेशवाद कहने का मतलब यह है कि जब कोई एक देश किसी दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है, तो जिस देश को अधीन किया गया वो उसका उपनिवेश कहलाता है। मतलब किसी अन्य देश पर शासन करना, किसी अन्य देश की संप्रभुता को अपने अधीन ले लेना, ये औपनिवेशवाद है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के बाद से पूरा प्रयास किया कि हर राष्ट्र संप्रभु रह सके। इसके लिए उन्होंने औपनिवेशवाद को, जो कॉलोनियल एरा है, उसको भी समाप्त करने पर बल दिया। और इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी है, जो न्यास परिषद है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यास परिषद है या न्यासिता परिषद, जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं, न्यास परिषद के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है। ठीक है ना, याद करें मैंने आपको बताया था कि न्यास परिषद जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश पराजित हो गए, उन देशों में अपनी सरकार की स्थापना करवाना, मतलब उनको संप्रभु बनवाना, यही उनका क्या था, उद्देश्य था। तो इस प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसके इतने सारे कार्य हो सकते हैं। ये सारे कार्य आपको याद रखने हैं। इन कार्यों को अगर 30 शब्द में पूछे तो आप केवल सूची बना करके दे सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बोला है। अगर इसको आगे के शब्दों में पूछे, 60 शब्द में पूछे, 100 शब्द में पूछे, तो आप थोड़े थोड़े पॉइंट को लिख करके इसको इलाबरेट भी कर सकते हैं। तो मेंस में ये प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके कार्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब
आगे चलते हैं हम इसमें और हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, इसे हम देखते हैं। इसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां या महत्व भी अगर पूछे तो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यदि उपलब्धियों की बात करें तो पहले मैं कुछ इंट्रोड्यूस करता हूं इस टॉपिक को आपके लिए। आप देखें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएनओ की स्थापना से ही, जैसी यूएनओ की स्थापना हुई, यूएनओ की स्थापना से ही दो चीजों, एक इसकी हैसियत यानी ताकत और दूसरा संघर्ष खत्म करने, जैसे यूएनओ की स्थापना हुई, यूएनओ की स्थापना से लेकर ही दो चीजों, एक इसकी हैसियत, जो इसकी स्टेटस है, इसकी जो कैपेबिलिटी है, हैसियत अगर यहां पर बोले तो, और दूसरा संघर्ष खत्म करने की क्षमता, है ना। संघर्ष खत्म करने की क्षमता को लेकर सवाल उठते रहे। मतलब हमेशा से जैसे यूएनओ की स्थापना हुई, यूएनओ की स्थापना से लेकर वर्तमान तक इसके संघर्ष को खत्म करने की क्षमता और इसकी हैसियत, मतलब इसका स्टेटस क्या है, इसका कैलिबर क्या है, इसकी ताकत क्या है, को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे। यदि इसकी संरचना पर जाए, संरचना मतलब किन किन देशों से मिलकर बना है, इसके संरचना एवं दूसरी चीज, यदि हम इसके इतिहास पर जाएं तो यह दिखाई देता है कि यूएनओ का झुकाव मजबूत देशों की ओर रहा है। इसकी आप संरचना में चले जाएं, इसके इतिहास में चले जाएं, तो जब आप इसकी संरचना में जाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इसमें जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जो महत्वपूर्ण देश हैं, वो विकसित देश ही हैं, मजबूत देश ही हैं। इसके इतिहास पर जाएं, इसके निर्णयों पर जाएं, इसकी कार्यप्रणाली पर जाएंगे तो भी आपको दिखाई देगा कि यूएनओ जो है, इसका झुकाव किसकी ओर दिखाई दे रहा है, मजबूत देशों की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है इसका झुकाव जो है। ठीक है। वर्तमान कुछ निर्णयों ने, मतलब वर्तमान अगर आप कुछ निर्णय देखेंगे यूएनओ के, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो P5 देश है ना, P5 देशों का औजार बन करके रह गया है यूएनओ, है ना। इट बिकम्स इंस्ट्रूमेंट फॉर द P5 नेशंस टू सॉल्व देयर रेमेडीज, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अपनी समस्याओं को दूर करने का जो P5 देश है, उन्होंने इसको एक अपने औजार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से यूएनओ कई मुद्दों पर असफल नजर आता है ना। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें यूएनओ काफी असफल नजर आ रहा है ना। झुकाव, बहुत सारे मुद्दे, जब हम इसकी कमियों की बात करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ बड़े विवादों को सुलझाने में यूएनओ सफल रहा है, जिसे इसकी उपलब्धियों के तौर पर देखा जा सकता है। हम उपलब्धियां देख रहे हैं, अचीवमेंट देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर लगातार प्रश्न उठते रहते हैं कि क्या इसकी इतनी ताकत है, क्या इसकी संघर्ष को खत्म करने की क्षमता है। हम विभिन्न पुराने अगर इसके इतिहास और संरचनाओं पर गौर करते हैं तो हमको दिखाई भी देता है कि इसका झुकाव मजबूत देशों की ओर ज्यादा रहा है। P5 नेशन इसको अपने औजार के तौर पर प्रयोग करते हैं। विभिन्न मुद्दों पर यह असफल भी रहा है। इसके बावजूद भी कई मुद्दे ऐसे आए जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सफलता अर्जित की, और इन्हीं सफलताओं को इसकी उपलब्धियों के तौर पर, इसके महत्व के तौर पर देखा जा सकता है। तो हम देखते हैं ये सफलताएं या
ये जो उपलब्धियां हैं ये कौन कौन सी हैं, देखें ये निम्नलिखित उपलब्धियां। देखें, जो सबसे पहली उपलब्धि जो दिखाई देती है वो उपलब्धि दिखाई देती है, आप देखें साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का समापन, ठीक है ना। जो साउथ अफ्रीका में अपार्टहाइड जो था, जो रंग भेद था, उसके समापन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये किसकी उपलब्धि है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनिसेफ के माध्यम से बच्चों के टीकाकरण पर सफलता हासिल की, टीकाकरण की व्यवस्था करवाई। तीसरा, इसकी सफलता अगर हम देखें तो इसने विस्थापितों, ठीक है ना, विस्थापितों को पुनर्वास उपलब्ध करवाना। जितने भी विस्थापित थे अपने अपने देशों से जो निकाले गए, है ना, जैसे सीरिया हो गया, सूडान हो गया, सीरिया वगैरह तो छोड़ दें आप, जो और भी देश हो गए जैसे मोजाम्बिक हो गया, अंगोला हो गया, इन देशों से जो विस्थापित नागरिक थे उनको पुनर्वास उपलब्ध करवाया। चौथा, पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न राष्ट्र का सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करना। और सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखें कि यूएनओ की स्थापना के पश्चात से इसने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध में जाने से रोका है, जो इसकी उपलब्धियों को दर्शाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यूएनओ ने अपने कार्य के माध्यम से उपलब्धियों को हासिल किया है। अभी तक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों के बारे में देखा, अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाओं के बारे में। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाओं से आशय जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कमियां हैं, है ना, जो लैकनेस है, उनसे है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी हम कमियां देखते हैं वो उसकी सीमाओं के तौर पर आएंगे। तो एग्जाम में या तो आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाएं पूछ सकता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां लिखिए, ठीक है, या आलोचना कीजिए भी कह सकता है। तो आप इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियों की अगर हम बात करें या सीमाओं की बात करें तो मैं इसको आपको 5 पॉइंट में बांट करके बताने जा रहा हूं। इस 5 पॉइंट को आप याद करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सीमाएं हैं, सबसे पहली सीमा अगर देखेंगे तो सबसे पहली सीमा है इसका विभिन्न मुद्दों पर असफलता। विभिन्न मुद्दों पर यह असफल रही है, ठीक है, फेलियर ऑन वेरियस इशूज। इसके अलावा अगर हम दूसरा देखें तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि जो जिम्मेदार राष्ट्र हैं का गैर जिम्मेदाराना कार्य प्रणाली, ठीक है ना, इररिस्पॉन्सिबल फंक्शनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स। जिन राष्ट्रों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वही राष्ट्र जो है गैर जिम्मेदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो ये भी उसकी कमियां हैं। इसके अलावा तीसरा अगर देखेंगे तो यूएनओ की नीतियों पर एक ध्रुवीयता का प्रभाव। जो यूएनओ की नीतियां हैं, जो भी यूएनओ पॉलिसी बनाती है, उस पर एक ध्रुवीयता, यूनिपोलर इंपैक्ट दिखाई देता है। इसके अलावा आप देखें कि यूएनएससी का
यूएनजीए से ज्यादा शक्तिशाली होना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा से ज्यादा शक्तिशाली होना, ये भी इसकी एक कमी के तौर पर देख सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण कमी है जो मुझे लगता है वो ये है इसका यूएनओ का सामयिक ना होना, समसामयिक ना होना, है ना, करंट अपडेट ना होना। करंट अपडेट का मतलब इसको करंट याद करने की जरूरत है ऐसा नहीं है। यहां करंट अपडेट का मतलब यह है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना होना। तो ये सारी चीजें जो हैं पॉइंट के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि ये 5 पॉइंट आप याद रखें इसकी कमियों के तौर पर। सबसे पहला, विभिन्न मुद्दों पर इसमें इसकी असफलता, इसकी कमियां हैं। जिम्मेदार राष्ट्रों का गैर जिम्मेदार होना, यूएनओ की नीतियों पर एक ध्रुवीयता का प्रभाव, यूएनएससी का यूएनजीए की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होना और यूएनओ का समसामयिक ना होना, इसकी कमियां हैं। जैसे अगर एक एक पॉइंट को हम डील करें, जैसे अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर असफलता, अगर हम ये देखें कि विभिन्न मुद्दों पर यह असफल रहा है, अगर इसको हम देखें तो आप देखें कि विभिन्न मुद्दों पर असफल रहा। जैसे आतंकवाद के मुद्दे पर यह क्या रहा है, पूर्णतः असफल रहा है। वैश्विक आतंकवाद को की रोकथाम में क्या रहा है, असफल रहा है। दूसरा, अगर आप देखें कि जैसे आपका सीरिया है, सूडान है, ठीक, सीरिया सूडान में जो नरसंहार हुए, है ना, नरसंहार को रोक पाने में असफल रहा। तो ये कुछ जो है इसकी कमियों को दर्शाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। सबसे बड़ी मुद्दा तो आतंकवाद का, वैश्विक आतंकवाद का आप देख रहे हैं। सीरिया सूडान से संबंधित मामलों में जो नरसंहार हुए उनमें भी क्या रहा, ये पूर्णतः असफल रहा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हमने देखा कि जो जिम्मेदार राष्ट्र हैं, ठीक है ना, जिम्मेदार राष्ट्र का गैर जिम्मेदार होना, है ना, मतलब ऐसे काम करना, गैर जिम्मेदारी से काम करना। जैसे आप देखें कि जो P5 देश हैं यूएनएससी के, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के P5 देशों को विश्व में जिम्मेदारी दी गई है कि ये विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करें, यानी ये जिम्मेदार राष्ट्र है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो जैसे इराक पर यूएसए ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका भी P5 नेशन में शामिल है, जिम्मेदार राष्ट्र है, वही क्या कर रहे हैं, आपका हमला कर रहे हैं। लेटेस्ट अगर आप देखेंगे कि जो सीरिया मुद्दा हुआ, वर्तमान में जो सीरिया का मामला चल रहा था, इस पे जो जिम्मेदार राष्ट्र हैं, जिम्मेदार राष्ट्र, इन्होंने जिम्मेदार राष्ट्रों की मनमानी किया। इन्होंने अपने मर्जी से कोई हमला कर रहा है, किसी प्रकार की रोकथाम नहीं कर पाए। तो जिम्मेदार राष्ट्रों की मनमानी ने यूएनओ को मुक दर्शक की भूमिका में, एक ऑडियंस की भूमिका में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो ये इसकी क्या है, कमियां हैं। इसके अलावा देखें तो ये आपका दूसरा था। तीसरा मैंने जो बताया है आपको कि यूएनओ की कार्य नीतियों पर जो एक ध्रुवीयता का प्रभाव है, एक ध्रुवीयता का प्रभाव, ये भी इसकी कमियां हैं। एक ध्रुवीयता का प्रभाव क्या है, इस बात को समझें आप देखें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें जो फंडिंग होती है, फंडिंग मतलब जो वित्त पोषण है, जो पैसा चाहिए संयुक्त राष्ट्र को काम करने के लिए, इसकी फंडिंग में 40% या इससे ज्यादा भागीदारी अकेले अमेरिका की है ना। 40% या उससे ज्यादा भागीदारी किसकी होती है, अमेरिका की होती है। इस प्रकार से अमेरिका की चूंकि ज्यादा भागीदारी है, इसीलिए जो यूएनओ है, यूएनओ की नीतियों पर अमेरिका का प्रभाव देखा जा सकता है। यूएनओ की नीतियों पर अमेरिका का प्रभाव देखा जा सकता है, जो कि यूएनओ चार्टर के सिद्धांत के बिल्कुल भी विपरीत है ना। यूएनओ का सिद्धांत यह है कि पूरे विश्व क्या हो, समान हो, उसका समान प्रतिनिधित्व हो, सबके लिए यूएनओ एक जैसी संस्था होगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि चूंकि यूएसए की अंशधारिता ज्यादा है, इसलिए यूएनओ की नीतियों पर अमेरिका का साफ साफ प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये एक ध्रुवीयता का प्रभाव, ये भी क्या है, इसकी कमी है। इसके अलावा आप देखें चौथा पॉइंट जो है,
जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा से ज्यादा शक्तिशाली है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा से ज्यादा शक्तिशाली। जैसे एक बात अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहली बात ये कमी के तौर पर क्यों है। आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 193 देश हैं, यानी पूरा विश्व जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का पूरा विश्व जो होता है सदस्य होता है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में केवल 15 सदस्य होते हैं और इसमें भी प्रमुख रूप से 5 स्थायी सदस्य हैं। तो अपने आप में पूरे विश्व की तुलना में ये 15 देश जो हैं और उसमें भी ये 5 देश जो हैं ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये असंतुलन, शक्ति असंतुलन को दर्शाता है कि शक्ति का असंतुलन है, और जब शक्ति का असंतुलन होगा तो ये तो कमी है। हमेशा शक्ति कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। आप इसमें ये भी देख लें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर कोई देश सदस्य बनना चाहता है तो उसको सदस्यता प्रदान करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद किसी देश को सदस्यता देती है, सदस्यता देने के बाद वो महासभा का सदस्य बन पाता है। तो इस तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसका कमजोर होना संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से, ये भी इसकी एक कमी है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट अगर हम इसमें देखें, तो पांचवा पॉइंट है आपका इसका समसामयिक ना होना। ठीक है, समसामयिक ना होना यानी वर्तमान परिवेश के अनुसार ना होना। आप इसको साधारण शब्दों में ऐसा भी समझ सकते हैं। कैसे अगर हम इसको देखें तो आप देखें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना 1945 में हुई, और उस समय की जो जियोपॉलिटिक्स थी, मतलब जो भू राजनीति थी, उस समय की भू राजनीति के तहत इसकी स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945 की स्थिति के अनुसार। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 देश थे, जबकि अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, जब हम 2020 में खड़े हैं 2020 में, तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या 51 से बढ़कर क्या हो गई है, 193 हो गई। जो वैश्विक राजनीति जो 1945 की थी, वैश्विक राजनीति 1945 के जो वैश्विक राजनीति थी वो 5 देशों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी राष्ट्र क्या हो गए हैं, महत्वपूर्ण हो गए हैं, है ना। वर्तमान जो राजनीति है विश्व में सभी राष्ट्र को महत्वपूर्ण बनाती है, लेकिन अभी भी यूएनओ इन 5 राष्ट्रों के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इस तरीके से इसका समसामयिक ना होना, वर्तमान परिवेश के अनुरूप न ढलने के कारण ही जो यूएनओ है, यूएनओ पर से या यूएनओ से विश्व के अन्य देशों के अलग होने का संकट भी मंडरा रहा है। आप देखिए कि अगर सभी देशों को पर्याप्त स्थान नहीं मिलेगा तो सारे देश अलग भी हो सकते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें क्या होंगी, आपका यूएनओ की कमियों के तौर पर देखा जा सकता है। अगर एग्जाम में पूछे कि यूएनओ की कमियां लिखिए या यूएनओ की सीमाएं लिखिए, अगर 30 शब्दों में पूछता है तो सीधे आप पॉइंट लिख दें, 60 शब्दों में पूछता है तो पॉइंट लिख दें, और अगर आप उससे ज़्यादा वर्ड लिमिट में पूछता है तो साइड हेडिंग डाल करके आप इसको इलैबोरेट भी कर सकते हैं। तो ये था आपका सीमाएं। सीमाओं के बाद अगला हम शुरू करते हैं आपका चुनौतियां। यूएनओ के समक्ष चुनौतियां या बैरियर्स बिफोर यूएनओस। अच्छा देखें, सीमाओं और चुनौतियों में थोड़ा सा अंतर है। सीमाओं का मतलब ये है कि उसमें क्या कमियां रह गई हैं, कहाँ कहाँ उसकी लैकनेस है, और चुनौतियों का मतलब उसके सामने आने वाली बाधाओं से है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो यूएनओ को उसके बेहतर फंक्शनिंग करने से रोकता है। आप देखें कि यूएनओ के समक्ष चुनौतियां, चुनौती का मतलब क्या है, यूएनओ में
जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उसके कार्य प्रणाली में, वो है। तो आप देखें कि यूएनओ के समक्ष चुनौतियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक संरचनात्मक चुनौती है उसके सामने, ठीक है ना, संरचनात्मक चुनौती, स्ट्रक्चरल बैरियर, और दूसरा है कार्यात्मक चुनौती, है ना। मतलब संरचनात्मक चुनौती मतलब उसकी संरचना में क्या क्या कमियां हैं, और कार्यात्मक चुनौती मतलब उसके कार्य प्रणाली में क्या क्या कमियां हैं। तो आप देखें कि जो संरचनात्मक चुनौती है, संरचनात्मक चुनौती, इसकी जो वकालत है वो सारे विकासशील देश करते हैं। मूल तौर पर सारे विकासशील देश जो हैं संरचनात्मक चुनौती की वकालत करते हैं। संरचनात्मक चुनौती के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वो है आपका यूएनएससी का विस्तार, ठीक है ना। संरचनात्मक चुनौती के अंतर्गत जो सबसे पहली चुनौती है वो है आपका यूएनएससी का विस्तार। मतलब यूएनएससी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका विस्तार होना चाहिए, है ना। मतलब उसकी संरचना में विस्तार होना चाहिए, उसकी जो सदस्य संख्या है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो सबसे पहला आपका यूएनएससी का विस्तार है, ठीक, ये इसकी संरचनात्मक चुनौती में है। दूसरा अगर हम देखें तो ये तो विकासशील देश कहते हैं कि आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार हो। इसके अलावा जो पाश्चात्य देश हैं यानी जो विकसित देश हैं और अमेरिका, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बजटीय प्रणाली, है ना, या बजटीय पद्धति एवं कार्य प्रणाली, मिटाओ अमित, बंद करो उसको। तक हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाओं के बारे में। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की चुनौतियां, मतलब इसके समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, है ना। तो देखें, सीमाएं कहने का मतलब उसमें जो कमियां थी, और चुनौतियां कहने का मतलब उसके कार्य करने में जो रुकावटें आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, वो उसकी क्या कहलाएंगी, आपका पूरी चुनौतियां कहलाएंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की चुनौतियों को हम दो हिस्सों में बांट करके देख सकते हैं। एक है आपका आंतरिक चुनौती, मतलब जो बाधाएं उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर से मिल रही वो आंतरिक चुनौती कहलाएगी, और संयुक्त राष्ट्र संघ को जो अन्य देशों, अन्य संगठनों से जो चुनौतियां मिल रही हैं वो उसकी बाह्य चुनौतियों में शामिल होंगी। तो आंतरिक चुनौतियां जो संयुक्त राष्ट्र संघ को उसके अंदर से चुनौतियां प्राप्त हो रही है, तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार, है ना। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार है ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र परिषद में बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो कम है, वो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करना है। और ये एक प्रकार की चुनौती भी है, क्योंकि चुनौती के रूप में क्यों है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है और इसका आर्टिकल 108 जो है वो ये कहता है कि ये परिवर्तन तभी हो सकता है जब ऐसे परिवर्तन को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 2/3 बहुमत से पारित किया जाए, और जो यूएनएससी है इसके 15 में से 9 सदस्यों के द्वारा उस पर सहमति दी जाए, लेकिन इस 9 में 5 स्थायी सदस्य शामिल होने चाहिए। तो इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करना भी एक क्या है, चुनौती है। पहले तो सब विस्तार के लिए तैयार हो जाएं, फिर विस्तार करना भी अपने आप में एक चुनौती है। तो ये इस तरीके से आपका आंतरिक चुनौती मिल रही है। अगर बाह्य चुनौती में अगर हम जाएंगे तो बाह्य चुनौती में सबसे पहला आपका क्षेत्रीय संगठन की चुनौती, है ना। जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्षेत्रीय संगठन की चुनौती। क्षेत्रीय संगठन की चुनौती कहने का मतलब क्या है, आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र संगठन पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, और क्षेत्रीय संगठन मतलब कुछ देशों के द्वारा अपने क्षेत्र विशेष के विकास के लिए बनाए गए संगठन। तो जो क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका प्रभुत्व जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन की तुलना में क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। इस प्रकार से इसके अस्तित्व को क्या मिल रही है, चुनौती मिल रही है। जैसे इसका लेटेस्ट अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो यूएनओ की तुलना में जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना, साउथ अफ्रीका, तो जो ब्रिक्स देश हैं
है ना, ब्रिक्स देश हैं या जो यूरोपियन यूनियन है, ये ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या मिल रही है, आपका चुनौती मिल रही है, ये चुनौती है। दूसरा, जो अंतरराष्ट्रीय समस्या है, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का विविधीकरण, है ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जो अंतरराष्ट्रीय समस्या है वो विविधीकरण है, उनका विविधीकरण हो गया, ये भी एक चुनौती है। पहले क्या था, जो अंतरराष्ट्रीय समस्या थी उसमें मुख्य रूप से सीमा विवाद या युद्ध हुआ करते थे, लेकिन अभी अंतरराष्ट्रीय समस्या में आप देख ही रहे हैं, वर्तमान में संक्रामक रोग आ गए हैं, आतंकवाद आ गया है, ठीक है ना, पर्यावरण जैसी नई समस्याएं जन्म ले रही हैं। तो ये सब क्या है, आपका बाह्य चुनौतियों के रूप में दिखाई देती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर आपसे चुनौती पूछे तो एक आंतरिक चुनौती आप बता देंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की चुनौती है। बाह्य चुनौती में क्षेत्रीय संगठन से जो चुनौती मिल रही है वो। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का विविधीकरण हो रहा है। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो लगातार विकासशील देशों से मिल रही चुनौतियां, ठीक है ना, जो विकासशील देश हैं वो ज्यादा चुनौती पेश कर रहे हैं आपका विकसित देशों के समक्ष। विकासशील देशों का समूह बड़ा होते जा रहा है, जैसे भारत प्रबलता से अपने पक्ष को रख रहा है ना। तो इस तरीके से विकासशील देशों से मिलने वाली चुनौतियां, ये तमाम चुनौतियां जो हैं वर्तमान परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा फेस की जा रही हैं। इन चुनौतियों से अगर हमें निपटना है तो हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो आप यही समझें कि सुधार क्या होता है ना। तो याद रखें कि कोई भी ऐसा परिवर्तन जो उन्नति के लिए किया जाए, बेहतर बनाने के लिए किया जाए, उसे सुधार कहते हैं, है ना, उसे सुधार कहते हैं। मतलब जब भी कोई भी ऐसा परिवर्तन होगा जो किसी चीज को बेहतर बनाता है तो हम कहेंगे कि उसमें सुधार किया गया। उसी तरीके से आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को वर्तमान में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए संभावित परिवर्तनों को यूएनओ में सुधार कहेंगे। और उसी तरीके से अगर हम संयुक्त राष्ट्र संगठन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रभावी बनाए रखना चाहते हैं, प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं, तो उसमें भी हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। यही परिवर्तन यूएनओ में रिफॉर्म को दर्शाते हैं। आप ध्यान दें, यूएनओ में रिफॉर्म कहेंगे, अगर यूएनओ में रिफॉर्म या सुधार के प्रयास अगर हम देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर सुधार के प्रयास देखें, तो आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हम सुधार के प्रयास देखेंगे तो हालांकि वर्ष 1965 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में एक सुधार हुआ, और सुधार यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में पहले 6 सदस्य होते थे, इनको बढ़ा करके 10 कर दिया गया। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी संख्या पहले 6 होती थी, इसको बढ़ा करके 10 कर दिया गया। अगर हम सुधार देखें कि सुधार की आवश्यकता कैसे पड़ी, सुधार की संकल्पना कैसे आई, तो आप देखें कि 1965 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ा सा सुधार हुआ।
कि इसकी सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यों की संख्या उसको 6 से बढ़ा करके 10 कर दिया गया। लेकिन औपचारिक रूप से अगर हम देखें, औपचारिक रूप से तो 1992 में 1992 में बोस्त्रो-घाली, ठीक है ना, बोस्त्रो-घाली जो है ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने, और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने के पश्चात इन्होंने यूएन में रिफॉर्म के लिए औपचारिक रूप से घोषणा किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ को वर्तमान परिवेश में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सुधार होना चाहिए, इसमें जो रिफॉर्म है वो होना चाहिए। सुधार के प्रयास इन्होंने सबसे पहली बार 1992 में औपचारिक रूप से बोस्त्रो, ठीक है, बोस्त्रो-घाली ये इनका नाम था, बोस्त्रो-घाली, ये यूथोपिया के थे, उस समय क्या बने थे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने थे। तो बोस्त्रो-घाली इन्होंने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में आपका सुधार की सिफारिश की। इन प्रयासों को अगर हम देखें, इसके पश्चात इन प्रयासों को और भी ज्यादा मुखर करने के लिए, है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें रिफॉर्म को या संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों में तेजी लाने या सुधार की वकालत करने, आप ऐसा लिख लें, सुधार की वकालत करने के लिए G4 संगठन बनाया गया, ठीक है ना, G4 संगठन बनाया गया। देखिए G4 संगठन में ये जो 4 देशों का संगठन है, ये 4 देश एक दूसरे की सदस्यता को बोलते हैं कि ये चारों देश क्या होने चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बनने चाहिए। तो ये एक प्रयास था, संगठित प्रयास था। इसके पश्चात अगर आप हाल ही में देखें, जो 73वां सत्र हुआ 2018 का, ठीक है ना, 73वां सत्र जो हुआ इसकी अध्यक्षता थी आपका फर्नांडा, ठीक है ना, 73वें सत्र में जो अध्यक्षा थी फर्नांडा, उन्होंने भी यूएन रिफॉर्म की वकालत की है। तो लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की जाती रही और इसके लिए प्रयास होते रहे हैं। लेकिन सुधार की आवश्यकता क्यों है ना, अगर हम देखें कि सुधार की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना, तो जो 73वां सत्र था, 73वें सत्र की अध्यक्षा थी फर्नांडा, मारिया फर्नांडा उसकी अध्यक्षता थी। इन्होंने भी कहा कि यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में रिफॉर्म नहीं होगा तो जो सदस्य राष्ट्र होंगे वो उनका विश्वास संयुक्त राष्ट्र संघ से उड़ जाएगा, विश्वसनीयता खो देगा, कोलैप्स कर सकता है, मतलब विघटित हो सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता बिल्कुल है। तो अगर इसी आधार पर हम अगला पॉइंट देखें कि आखिर इसमें सुधार की आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहले देखें इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, टू मेक इट रेलेवेंट, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रासंगिक हो इसके लिए। दूसरा विश्व के समान प्रतिनिधित्व के लिए। अभी वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें विश्व के सारे देशों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, तो विश्व के समान प्रतिनिधित्व के लिए, है ना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए भी सुधार की आवश्यकता है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के अस्तित्व के लिए, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से यूएन में रिफॉर्म की आवश्यकता है। और कौन कौन से सुधार होने चाहिए, तो देखें इसमें, ठीक, सुधार कौन कौन से सुधार होने चाहिए। तो सबसे पहली बात वही जो पहला सुधार होना चाहिए वो ये है कि यूएनएससी में सदस्य संख्या
बढ़ाई जाए, है ना। जो यूएनएससी है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। आप देखें कि जो G4 देश हैं, इनका गठन ही इसलिए हुआ था ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार के कार्य हैं उसके लिए अपनी सिफारिश दे सकें, उसमें तेजी ला सकें। तो ये जो G4 देश हैं, इनके अनुसार इन्होंने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है कि वर्तमान में जो 15 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, इनकी संख्या को बढ़ा करके 25 कर दिया जाना चाहिए, ठीक। और 15 वर्तमान कैसे हैं आपका, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 क्या है आपका अस्थायी सदस्य हैं। इनका ये कहना है कि 25 किया जाए, जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो तो रहेंगे ही, इसके साथ साथ स्थायी सदस्यों की संख्या में 6 और देश जोड़ दिए जाने चाहिए, 6 और प्रतिनिधित्व होना चाहिए, 6 और देश जोड़े जाने चाहिए। तो 5 6 मिलकर कितने हो जाएंगे आपका 11। और इन 6 देशों में से 4 तो क्या हो गया आपका G4 हो गए, यही G4 देश। और जो 2 देश होंगे वो आपका अफ्रीका से आने चाहिए, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप अकेले 54 देशों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहां से भी 2 सदस्य क्या होने चाहिए, आने चाहिए। तो 5 6 क्या हो जाएगा 11। और इसके अलावा जो वर्तमान में जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनमें 4 और वृद्धि किया जाना चाहिए और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 14 कर देना चाहिए। तो इस तरीके से 25 किया जाएगा यूएनएससी में, तब जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के संरचनात्मक सुधार को हम देख सकते हैं। ऐसी सिफारिश इसमें की गई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को ज्यादा शक्तियां प्रदान किया जाए, ठीक है ना, ज्यादा शक्तिशाली बनाना, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसे ज्यादा शक्तिशाली बनाए जाने की जरूरत है, ठीक। तीसरा, पारदर्शिता लाना, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्य प्रणाली है उसमें पारदर्शिता लाना, ठीक। चौथा, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना, मतलब कार्य प्रणाली में इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी विविधीकृत जो प्रणाली है उसको अपनाना। मतलब केवल आपका विश्व युद्ध तक ही सीमित ना रह जाए, विश्व युद्ध के साथ साथ आतंकवाद, पर्यावरणीय समस्याओं, इन सब पर भी फोकस कर सके, ये सुधार की वकालत या इन सुधारों की सिफारिश जो है वो की जा रही है। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार की सिफारिश है। अच्छा, अगर इसका परिणाम हम देखें, ठीक है ना, परिणाम, ये जो प्रयास किए गए, मतलब जो सुधार की सिफारिश की गई, इसका परिणाम क्या हुआ। तो आप देखें कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2015 में, ठीक, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अपने 70वें अधिवेशन में, जो 70वां सत्र था उनका, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 70वें अधिवेशन में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ सुधारों को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है ना। मतलब 70वें सत्र में 2015 में जो आयोजित हुआ उसमें पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया कि हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तन होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको कहते हैं टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन, है ना। टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन को स्वीकार किया गया है। तो याद रखें, टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई अलग से चीज नहीं है, एक संकल्प है, एक रेजोल्यूशन है जो ये कहता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए लाया गया है और जिसमें यह प्रस्ताव है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अभी झुकाव किधर दिखाई देता है, मजबूत देशों की ओर, तो सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो यूएनएससी है, इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या, है ना, या सदस्यों की संख्या में वृद्धि होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आपका इसका परिणाम हुआ है
तो इस तरीके से अभी अगर हम देखें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधारों के जो प्रयास किए जाने लगे उनका कम से कम क्या हुआ है, आपका विस्तार तो हुआ है, शुरुआत तो हुई है। हमने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको औपचारिक रूप से क्या किया है, एडॉप्ट किया है। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार है, सुधार की आवश्यकता है, सुधार के प्रयास है और सुधार का परिणाम क्या हुआ है इसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो ये था आपका सुधार। अब लास्ट अगर हम इसमें देखें कि यूएनओ के नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की भूमिका, ठीक है, यूएनओ की नीतियों के क्रियान्वयन में भारत में। अब हम भारत का अगर देखें तो आप देखें जो यूएनओ है, यूएनओ मानवता, बहुपक्षवाद, शांति एवं सुरक्षा का समर्थक है। इसीलिए चूंकि यूएनओ मानवता का, ह्यूमैनिटी का, बहुपक्षवाद मतलब सबको बराबर, इक्वालिटी बोल सकते हैं, शांति का, पीस का, सुरक्षा का, सिक्योरिटी का, इन सब चीजों का समर्थक है, इन सब चीजों के लिए कार्य करता है। इसलिए भारत ने भी यूएनओ के नीतियों के क्रियान्वयन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। ठीक, इसलिए भारत ने भी क्या किया है, अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाई है यूएनओ की नीतियों के क्रियान्वयन में। कैसे सक्रिय भूमिका निभाई है, किस तरीके से देखें। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखें 1960 में, 1960 में, 1960 में यूएनओ ने एक ध्रुवीयता या ध्रुवीयता को समाप्त करने के लिए प्रयास या संकल्प पारित किया। मतलब यूएनओ ने यह तय किया 1960 में कि ध्रुवीयता को समाप्त करेंगे, जो पोलराइजेशन है उसको समाप्त करेंगे। कुछ देश अमेरिका की ओर जा रहे थे, कुछ देश यूएसएसआर की ओर जा रहे थे, इसको ध्रुवीयता कहते हैं। ध्रुवीयता को समाप्त करना, ध्रुवीकरण होगा तो युद्ध हो सकता है, अगर शांति लाना है तो ध्रुवीयता को समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए यूएनओ ने 1960 में तय किया कि ध्रुवीयता को समाप्त करेंगे। भारत ने इसमें योगदान कैसे दिया, आप देखें 1961 में भारत ने इस ध्रुवीयता को समाप्त करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की। ठीक, तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से भारत ने यूएनओ की नीतियों का क्या किया है, समर्थन किया। दूसरा देखें आप, 1965 में भारत ने यूएनओ के उपनिवेशवाद, मतलब जो गुलाम देश हैं, उपनिवेशवाद को समाप्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। जो उपनिवेशवाद, मैंने जो आपको बताया शुरू में भी कि जो न्यास परिषद थी उसको इसीलिए बनाया गया था ताकि उपनिवेशवाद को समाप्त किया जा सके, तो भारत ने उसका भी समर्थन किया। इसके साथ साथ तीसरा, 1991 में जब खाड़ी का युद्ध है ना, जो खाड़ी का युद्ध था, खाड़ी के युद्ध के पश्चात, ठीक है, 1991 में जो आपका खाड़ी के युद्ध के पश्चात भारत, मैं ये कह रहा हूं कि 1991 में भारत जो है क्या बना, आपका यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना, है ना, सदस्य बना। मतलब भारत अब तक 7 बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो जब 1991 में वो जो सदस्य बना, 1991 में जब सदस्य बना, तो उस समय
इसने यूएनओ के प्रस्ताव संख्या 6, 7, 8 का समर्थन किया, है ना। प्रस्ताव संख्या 6, 7, 8 का समर्थन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रस्ताव संख्या 6, 7, 8 है, इसका समर्थन किया भारत ने 1991 में, जैसे ही ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। 6, 7, 8 जो था ये कहता है कि इराक को कुवैत से निकलने की बात कहता है ना, इराक को कुवैत खाली करने का आदेश था इसमें, तो उसका समर्थन किया इसने। इसके अलावा आप देखें कि भारत ने यूएनओ के प्रस्ताव संख्या 1373 का भी समर्थन किया है। 1373 का जो संबंध है वो वैश्विक आतंकवाद से, वैश्विक आतंकवाद के ऊपर जो यूएनओ ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसका भी समर्थन भारत ने किया है। ठीक, इसके साथ साथ भारत ने यूएनओ के साथ मिलकर के या यूएनओ के अनुसार अपनी शांति सेना भी भेजी है। ठीक, लगभग 60 स्थानों पर शांति सेना, 60 शांति सेना कार्यक्रम जो है, शांति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, 30 प्रोग्राम जो है यूएनओ के द्वारा, जिसमें से 43 में भारत ने क्या किया है, भाग लिया है। तो इस प्रकार से यूएनओ की नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की एक सक्रिय भूमिका रही है। देखें, इन सब के बावजूद भी यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना होती है ना। इन सब के बावजूद भी, इतने सब के बाद भी अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना होती है। कई जगहों पर कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपने कार्यों को कर पाने में सफल नहीं रहा। आलोचना इसकी होती है कि ये सफल या असफल संगठन है, ये कह करके आलोचना होती है। कई जगहों पर इसकी आलोचना होती है कि ये एक बदकही का मंच बनकर रह गया है ना, प्लेटफॉर्म ऑफ गॉसिप, बदकही का, बातचीत करने का मंच बनकर रह गया। ये दो प्रमुख आलोचना के केंद्र हैं यूएनओ को जब भी देखा जाता है। एक असफल संगठन है ऐसा कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है कि ये बदकही का मंच बन करके रह गया है। तो आप देखें कि यूएनओ ने अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान तक विभिन्न कार्य किए। हालांकि इसके कार्यों में झुकाव दिखाई देता है मजबूत देशों की तरफ, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी उपलब्धियों को भी कमतर आंका नहीं जा सकता। आलोचनाएं ठीक है कि हम इसे पूर्णतः सफल नहीं कह सकते, लेकिन पूर्णतः असफल संगठन भी नहीं कह सकते। याद रखें, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरे महासचिव थे उनका नाम था डैग हैमरशोल्ड। ठीक है ना, डैग हैमरशोल्ड, ये इनका नाम था। इन्होंने कहा था कि जो यूएनओ है, यूएनओ की स्थापना मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं हुई है। डैग हैमरशोल्ड ने कहा था कि जो यूएनओ की स्थापना है वो मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं है कि सारा चीज करके आपको ही दे दे, बल्कि इसकी स्थापना का उद्देश्य मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया है ना, नर्क में जाने से बचाने के लिए किया गया। दोनों में बहुत अंतर है। देखें, जब हम ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ असफल संस्था है तो ये ठीक नहीं है। इसके द्वारा किए गए प्रयास, इसकी उपलब्धियां ये दर्शाते हैं कि यह पूर्णतः सफल नहीं है, लेकिन पूर्णतः असफल संस्था भी नहीं है। डैग हैमरशोल्ड की अगर बातों को हम लें तो उनके अनुसार यूएनओ जो है वो मानवता को स्वर्ग पहुंचाने वाला नहीं है कि सारा चीज आपको करके दे दे, आपके स्वर्ग जैसा जीवन बना दे, बल्कि आपके जीवन को, मानवता को नर्क में जाने से बचाने के लिए है। तो इस तरीके से नर्क में जाने से तो बचाया है। इस प्रकार से हम जो यूएनओ है इसको पूर्णतः असफल संस्था भी नहीं कहेंगे, यह आंशिक रूप से सफल रही है। इसके अलावा कुछ
बुद्धिजीवी संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना यह कहकर भी कहते हैं कि यह बतकही का मंच बन करके रह गया है, गॉसिप का मंच बनकर रह गया। तो इसके संदर्भ में विंस्टन चर्चिल, जो कि इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे, विंस्टन चर्चिल ने यह कहा था, इनकी बहुत प्रसिद्ध कहावत यह है कि हथियार लड़ाने से बेहतर जवान लड़ाना है। मतलब विंस्टन चर्चिल के अनुसार अगर हम युद्ध क्षेत्र में जाकर के हथियार लड़ाते हैं तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर यह होगा कि हम एक मंच में बैठ करके जवान लड़ाएं। तो इस तरीके से ये सारे तथ्य ये दर्शाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ बेशक पूर्णतः सफल संस्था ना रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपनी महत्ता को रेखांकित करवाया है। चाहे महामारी हो, संक्रामक बीमारियां हो, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम हो, आर्थिक विकास के कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, इन सभी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी महत्ता को दर्शाया है। इसमें सुधार की आवश्यकताओं को नजरअंदाज नहीं किया सकता। वर्तमान में यह एक बेहतर संस्था है, इसे बेहतरीन बनाने के लिए अन्य सुधार भी करने पड़ेंगे। तो ये था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा टॉपिक, इसको याद रखना है। इसमें मेंस से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए, है ना, 30 से 60 शब्दों में पूछ सकता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं को लिखिए, यह आपका 60 शब्दों में लगभग प्रश्न पूछ सकता है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की कार्य प्रणाली का उल्लेख कीजिए, 60 शब्दों में यह पूछ सकता है आपसे प्रश्न जो है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, आलोचना कीजिए, यह भी लिखने के लिए आपको आ सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए, 100 शब्दों में। तो ये तमाम प्रश्न इस पर बन सकते हैं, आप इसको तैयार कीजिए और थैंक यू।